Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope that you all will be very well in the good condition of health and iman. अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा एक हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का भाई है। मोमिन का भाई है, यानी कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हम एक दूसरे की तकलीफ़ का सबब नहीं बन सकते, हम एक दूसरे को ईज़ा नहीं पहुंचा सकते, हम एक दूसरे के लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही साबित हो सकते हैं। बस ये है मोमिन का भाई है। हमें एक दूसरे की फ़िक्र करनी है, एक दूसरे की परेशानियों में, दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप है, हम आपस में भाई भाई हैं, बहन भाई हैं। ठीक है, छोटी सी हदीस है बेटा, इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। हमें एक दूसरे को गज़ंद पहुँचाने से गुरेज़ करना है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। लेक्चर नंबर 22 unit number 10 we have to do in this lecture, and from unit number 10 we have to do the book exercise. As you know that we already have done the translation and the question answers in the previous lecture, and in this lecture we will do book exercise of the same chapter. So let's start. पेज नंबर 121 पर बेटा आपके सबसे पहले आ रही है ग्लोसरी ऑफ द यूनिट नंबर 10। ग्लोसरी में लॉन्ग सेंटेंसेज हैं, मैंने शॉर्ट किए हैं। यू मस्ट हैव टू टेक योर पेंसिल और द पेन एंड योर बुक डेफिनेटली टू अंडरलाइन योर वर्डिंग। एस्पिरेशन, योर वेरी फर्स्ट वर्ड इज एस्पिरेशंस मीन्स ख्वाहिशात, आपने पढ़ा था ट्रांसलेशन में। एंड द वर्ड, द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड विल बी डिज़ायर। आप सिर्फ डिज़ायर को अंडरलाइन करोगे। देन है बीमिंग मतलब मुस्कुराना या चमकना, तो आप यहाँ पर करोगे स्माइलिंग, सिर्फ स्माइलिंग को अंडरलाइन कर लो। देन है ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि नेट पेजेस से जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, दैट्स कॉल्ड ब्लॉग। तो आप यहाँ पर कर लो जैसे इसका आप बायोग्राफिकल वेब लॉग, बस इतना। देन है डिकेड मैंने बताया था आपको कि अशरा यानी 10 साल, तो आप करोगे आ पीरियड ऑफ 10 years, पूरा ही करोगे ये। डिफाई, डिसओबे, डिमाइज, द टाइम व्हेन समथिंग स्टॉप एग्जिस्टिंग, ये आपने पूरा ही करना है। डिमाइज का मतलब होता है जवाल या मौत। देन है लोथ, नफरत करना। टू डिसलाइक समबडी, बस इतना कर लें, टू डिसलाइक समबडी। इसके बाद है निगेट का मतलब पूरा करेंगे आप, प्रूव समथिंग फॉल्स, किसी चीज़ को गलत साबित करना। देन है प्रीवेल, छा जाना, तो इसका आप करोगे बिकम वाइड स्प्रेड और मोर यूजुअल। बिकम वाइड स्प्रेड और मोर यूजुअल, बस बिकम वाइड स्प्रेड आप कर लो, काफ़ी है, बिकम वाइड स्प्रेड। रेवलेशन, रिवीलिंग समथिंग, रिवीलिंग ऑफ समथिंग, बस इतना कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, ये आपकी होगी ग्लोसरी। इसके ग्लोसरी बेटा करनी ज़रूरी होती है आप लोगों के लिए, ये आपको पेपर में आती है बाकायदा। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, नहीं लर्न करते, लेकिन ये पेपर में आती है। आपने तमाम चैप्टर से ग्लोसरी को अच्छे तरीके से लर्न लाजमी करना है, ठीक है। इसके बाद वोकैबुलरी पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। दिस वन पार्ट ए है। एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन द लेसन। हमने जब इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी थी तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो कि फ्रेज फॉर्म में थे, ठीक है ना। फ्रेज क्या होती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बहुत बार, तो उन फ्रेजेस को एक्सप्लेन करना है। अब फ्रेजेस का मतलब ऐसा मुहावरात भी होता है, एज यू नो। सबसे पहला है आपका बुक्स आर ब्रिजेस, किताबें पुल हैं। अब देखिए हिडन मीनिंग है ना, डेफिनेटली किताबें एक्चुअली पुल तो नहीं है ना, पुल तो आपको पता है कि क्या होता है। तो बुक्स आर ब्रिजेस, यहाँ पर इसको किस सेंस में लिया गया है देखते हैं। बुक्स आर ब्रिजेस का मतलब है बुक्स कीप अस इन कॉन्टैक्ट विद आवर पास्ट, कि जो किताबें हैं वो हमें हमारे पास्ट से जोड़ कर रखती हैं। आप यहाँ पर पास्ट ना भी करो तो आप यहाँ पर वर्ल्ड भी कर सकते हो कि हमें पूरी दुनिया से जोड़ कर रखती हैं, ठीक है। इसके बाद है हिज फेस बीमिंग, उसका चेहरा चमक रहा था। अब चेहरा चमकना कैसे होता है, चेहरा थोड़ी ना चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकने वाली चीज़ आपको पता है कि किस तरह से होती है बाकायदा। तो यहाँ पर चमकने का मतलब क्या है कि खुशी महसूस कर रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। इसके बाद है बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, बुक्स हमें आज़ादाना सफ़र करवाती हैं। बुक्स आर नॉट एनी व्हीकल जिसके ऊपर हम सफ़र करते हैं। एक्चुअली क्या मीनिंग है बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज का, बुक्स टेक अस टू ओल्ड टाइम्स एंड ओल्ड प्लेसेस, कि वो हमें अपने वर्ड्स के ज़रिए ओल्ड टाइम्स में, ओल्ड प्लेसेस पर हमें वो ले जाती हैं, ठीक है। देन है कनेक्ट्स वन विद ह्यूमैनिटी, किसी एक को कोई इंसान ह्यूमैनिटी से जुड़ जाता है। क्या मतलब है इसका, कि लिंकज विद ह्यूमन बीइंग, कि इंसानों से वो हमारा एक लिंक क्रिएट कर देती है। इंसान लिटरली जुड़ता नहीं है, किसी चीज़ के साथ स्टिक नहीं करता, बल्कि वो एक लिंक क्रिएट कर देती हैं ह्यूमन बींग्स के दरमियान में, ठीक हो गया। इसका लास्ट है आपका बेटा आपका नरिशमेंट फॉर द माइंड, दिमाग के लिए ग़ज़ा, सिंपल है, फूड फॉर थॉट, सोच की ग़ज़ा, ठीक है। ये आपके हो गए वोकैबुलरी पार्ट ए।
इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, वो ऑलरेडी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। आफ्टर दैट 123 पेज नंबर पर है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं आपको पता है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, वो वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस तो हमें समझ में आ गया। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन विच क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन टू सेंटेंसेस। टू सेंटेंसेस, दो जुमलों के दरमियान में जब कोई एक लफ्ज़ लिंक क्रिएट कर देता है ना, दोनों को आपस में जोड़ देता है, तो उस वर्ड को, उस लिंकिंग वर्ड को, जो प्रोनाउन था उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि उसने रिलेट कर दिया दोनों सेंटेंसेस को। ठीक है, अब आपके पास पहला सेंटेंस आ रहा है, वाई आर यू सो सैड, आई हैव लॉस्ट द पेन डैश आई बोट दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखो, आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने अपना पेन गुम कर दिया है। आई बॉट दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह खरीदा था। अब ये दोनों सेंटेंसेस बेसिकली देखा जाए तो अलग अलग लग रहे हैं। आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने अपना पेन गुम कर दिया था, अलग सेंटेंस लग रहा है। आई बॉट दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह खरीदा था, ये अलग सेंटेंस लग रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को एक बनाने के लिए हमें दरमियान में कोई ऐसा प्रोनाउन एडजस्ट करना होगा जो कि इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में रिलेट कर दे, जोड़ दे। तो वो आपका वर्ड हो सकता है विच। आपको ऑप्शंस गिवन है पेज नंबर 123 पर, विच है, दैट है, व्हाट है, हुज है, तो आप विच को चूज करोगे। आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने वो पेन गुम कर दिया है। विच आई बोट दिस मॉर्निंग, जो कि मैंने सुबह खरीदा था। ठीक है, एक और बात बच्चों, इस एक्सरसाइज में आप विच है, व्हाट है, हु है, इसी तरह से वेयर भी हो सकता है, कहीं पर होम भी हो सकता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप इंडिविजुअली देखो ना तो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। वो तब पूछे जाते हैं जब कोई क्वेश्चन लगना होता है ना, तब वो यूज़ किए जाते हैं। हु इज़ एट द डोर, हु आर यू, वेयर आर यू, ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, विच बुक ऑफ दिस, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये सब के सब क्वेश्चनिंग हमने जब करनी होती है, जब हमने कोई क्वेश्चन पूछना होता है, हम तब यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये वर्ड्स एक और यूज़ में भी इस्तेमाल होते हैं, एक और तरह से भी इस्तेमाल होते हैं, और वो कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन वाला। कि अगर हमने किसी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना है, तब भी ये वाले वर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पेपर में ना आपके साथ क्या होता है कि वो इस वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, और अंडरलाइन करके वो आपको नीचे जो ऑप्शन देते हैं ना, वो आपको एक रिलेटिव को ऑप्शन देते हैं, एक इंट्रोगेटिव को ऑप्शन देते हैं। स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज इन दैट कि ये इंट्रोगेटिव है या रिलेटिव है। तब आपने यही ही करना है कि आपने उसको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। अगर तो वो क्वेश्चनिंग सेंस क्रिएट कर रहा है, तब आप इंट्रोगेटिव को टिक करोगे। लेकिन अगर वो लिंक क्रिएट कर रहा है, जैसे इस सेंटेंस में किया कि मैं, वो पेन गुम हो गया है मेरा, जो मैंने सुबह खरीदा था, कहीं सवाल नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर ये लिंक क्रिएट कर रहा है, तो ये आपका होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हैव यू सीन द मैन डैश बोट अ बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ, क्या तुमने उस आदमी को देखा जिसने किताब खरीदी थी आज दुकान से? तो यहाँ पर आप करोगे हु। ठीक है, हु। इसके बाद है द मैन डैश यू वर टॉकिंग, यहाँ पर आप करोगे द मैन दैट यू वर टॉकिंग, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ठीक है, फरीद सेड डैश ही नीडेड मोस्ट वाज अ लॉन्ग एंड क्वाइट हॉलीडे, फरीद ने कहा कि उसको एक लंबी, और क्वाइट का मतलब ये है कि आराम वाली सेंस में बनेगा कि आरामदेह छुट्टियों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप करोगे कि फरीद सेड व्हाट ही नीडेड, कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो एक लंबी छुट्टी है, व्हाट। ठीक है, सी ऑप्शन आप टिक करोगे। फिफ्थ है आपका सेंटेंस, हैव यू गोट एनीथिंग डैश दीज पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आप करोगे दैट। हैव यू गोट एनीथिंग, कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये गरीब औरत अपने बच्चों के लिए ले जा सके, तो यहाँ पर आप करोगे दैट, ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन वाला पोर्शन। इसके बाद है एडजेक्टिव क्लॉजेज। अभी हमने जो लेक्चर्स गुजरे हैं, एक दो शायद 20th लेक्चर था, उसमें मैंने आपको समझाया था क्लॉजेस क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव क्लॉज आया है। क्लॉज क्या होता है दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, एक मरतबा रिमाइंड करवा देती हूँ। ऐसा सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और जिसका अपना वर्ब भी होता है, पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है वो सेंटेंस, उसका अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, सब अपना सेंटेंस पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं क्लॉज। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? एडजेक्टिव हम कहते हैं किसी चीज़ की खूबी को, ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसकी तारीफ करता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब मेन क्लॉज क्या है? अच्छा देखिए बेटा, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर आपके पास वर्डिंग इस तरह से आ रही है
कि आपको कोई दिक्कत नहीं है उसको पढ़ने में, इतनी ज़्यादा वो वर्डिंग आसान है आपके लिए कि आपको बिल्कुल भी किसी दूसरे पार्ट की, किसी दूसरी वर्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है। उस सेंटेंस को किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है। उसको आप कहोगे कि ये सॉरी उसको आप कहोगे कि ये जो वर्डिंग है, ये जो गिवन वर्ड्स हैं, ये इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है। बात समझ आई? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको एक पार्ट गिवन हो और वो पार्ट ऐसा पार्ट हो कि वो वर्डिंग इस तरह की वर्डिंग हो कि अगर आप वो पढ़ो तो आपको इधर वाले या इधर वाले वर्ड्स में से किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, वो इतना कंप्लीट हो। आपका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लेट मी राइट डाउन इट हेयर, मैं यहाँ लिख देती हूँ। द बॉय, यहाँ पर देखिएगा, द बॉय who came here is my friend। ठीक है, अब यहाँ पर देखो द बॉय हु केम हेयर, यहाँ पर ये वाली जो वर्डिंग है बेटा, वो लड़का जो यहाँ आया, हु केम हेयर, जो यहाँ पर आया। अब ये वाली वर्डिंग जो है ना, ये डिपेंडेंट है, आज़ाद नहीं है। देखो वो लड़का जो यहाँ आया, हम इन सबको निगलेक्ट कर दें, सिर्फ इतनी वर्डिंग को देखें, जो यहाँ आया, बात कंप्लीट नहीं हो रही ना। तो ऐसे वर्डिंग जो कंप्लीट नहीं हो रही है अपने सपोर्टिंग वर्ड्स के बगैर, वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी वो डिपेंड कर रहा है दूसरे वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी वर्डिंग होती जो कि आज़ाद होती, तो फिर यहाँ पर इसको इन वर्ड्स की इसको ज़रूरत ना होती, तो उसने होना था मेन क्लॉज। समझ आ गई बच्चों आपको? आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मेन क्लॉज किसे कहते हैं। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट किससे होता है? इन वर्ड से। देखिए दैट लगा हुआ होगा, विच लगा हुआ होगा स्टार्टिंग में, यानी क्लॉज के स्टार्टिंग में। दैट, विच, हु, होम, होज, ये वाले वर्ड इस्तेमाल हुए होंगे आपके जब आपने एडजेक्टिव क्लॉज अगर जब आपके स्टार्ट हो रहेगा। मैं सेंटेंस के स्टार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लॉज के स्टार्ट की बात कर रही हूँ। आपके सेंटेंस में जो पार्ट होगा क्लॉज वाला, उस क्लॉज पार्ट के स्टार्टिंग वर्ड जो होगा वो ये वाले वर्ड्स में से कोई एक हो सकता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है एडजेक्टिव क्लॉज की। ठीक है, आपके जो बुक है ना, इसमें पेज नंबर 124 पर एक एक्सरसाइज है, बी पार्ट है ये। उन्होंने ये कहा है कि आपने पिक आउट करने हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस को। तो एडजेक्टिव क्लॉजेस, अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक इज एडमायरेबल। मैंने आपको ये बताया कि इन वर्ड्स में से स्टार्ट हो रहा होगा कोई, तो आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि देखो इस सेंटेंस में इनमें से कौन सा वर्ड आ रहा है? हु आ रहा है ना। अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक, तो फिर आप हु को अंडरलाइन करोगे मिस्टेक्स तक। ठीक हो गया। एक और तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ क्लियरली। देखो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? क्लॉज वो अपना सब्जेक्ट हो, वर्ब हो। एडजेक्टिव वो जो कि डिस्क्राइब कर रहा हो, मोडिफाई कर रहा हो, तारीफ बयान कर रहा हो। अब आप पर्सन सब्जेक्ट है, हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक, हमने अंडरलाइन किया एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक को। अगर हम सिर्फ इतने ही पार्ट को भी देखें तब भी हमारे पास जो हु का वर्ड है वो एक सब्जेक्ट की सेंस में आ रहा है, एक्नॉलेजेस वर्ब आ गया, हमें ये पता चल गया कि ये क्लॉज है। मॉडिफाई कर रहा है पीछे वाले वर्ड को, आ पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, आ पर्सन को तारीफ बयान कर रहा है एक इंसान की जिसने अपनी गलती को कबूल किया। एक इंसान, उसकी तारीफ ये हो गई, उसकी खूबी ये हो गई कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है। तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, पहले सेंटेंस में आप पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक, आप अंडरलाइन किस पार्ट को करोगे? हु से लेकर मिस्टेक तक को। सेकंड है आपका पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो हु से लेकर हाउसेज तक आप अंडरलाइन करोगे, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, हु लिव इन ग्लास हाउसेज। थर्ड है आपका द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक, तो आप यहाँ पर दैट से टिक अंडरलाइनिंग करना स्टार्ट करोगे और रिकमेंडेड तक करोगे। द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड, वो किताबें जिनको रिकमेंड किया गया था, और ऑल आउट ऑफ स्टॉक, सबके सब स्टॉक से ख़त्म हो गई हैं। तो आप दैट हैव बीन रिकमेंडेड, ये खूबी है और ये क्लॉज भी है, तो आप इसको एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर अंडरलाइन करोगे, दैट हैव बीन रिकमेंडेड।
फोर्थ है आपका द क्वेश्चन दैट शी पोज्ड वॉज टू डिफिकल्ट टू आंसर, दैट शी पोज्ड, इसको अंडरलाइन करोगे आप, वो क्वेश्चन जो उसने पूछा या उसने पेश किया बहुत मुश्किल था आंसर करना। फिफ्थ है आपका एवरीवन हु हैज़ बीन इन्वाइटेड इज प्रेजेंट, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड, इसको अंडरलाइन करोगे आप। अच्छा, इसके बाद है बेटा आपके पास सी पार्ट, ये वाला, इसमें क्या करना है आपको, दिए गए हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस सेंटेंसेस में, आपने उन एडजेक्टिव क्लॉजेस को रिप्लेस करना है किससे, या एडजेक्टिव से या एडजेक्टिव फ्रेज से, या एडजेक्टिव से या एडजेक्टिव फ्रेज से। अब पहला है आपका ही इज़ अ पर्सन हु कंसिडर्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, तो आप इसको कैसे करोगे, ही इज़ अ कंसिडरेट पर्सन, बस ही इज़ अ कंसिडरेट पर्सन, ऐसे ही इज़ अ कंसिडरेट पर्सन, पूरी लाइन को कट कर दो, स्टार्टिंग में ही इज़ ऑलरेडी मौजूद है, पूरी लाइन कट करके ही इज़ के आगे सिर्फ आप कंसिडरेट पर्सन लिख लो, ठीक है। इसके बाद है विच इज़ द रोड दैट लीड्स मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन, तो आप यहाँ पर लिखोगे विच इज़ द तक रहने दो, रोड से लेकर स्टेशन तक सारा कट कर दो। अब इसकी जगह पर आप लिख दो शॉर्टेस्ट रोड, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा विच इज़ द शॉर्टेस्ट रोड टू द स्टेशन, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रोड टू द स्टेशन, ठीक है। इसके बाद आप करो थर्ड सेंटेंस, द एक्सप्लेनेशन ही गेव वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो आप द एक्सप्लेनेशन को भी कट कर दोगे और वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इसको भी कट कर दोगे, ही गेव को रहने दोगे और फिर ही गेव के आगे आप लिखोगे ही गेव एन अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ही गेव एन अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब फोर्थ सेंटेंस है आपका दिस इज द प्लेस वेयर अवर फोर फादर्स लैंडेड, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे फोर फादर्स ने लैंड किया। दिस इज द प्लेस, आप क्या करोगे कि दिस इज द प्लेस ऑफ आवर फोर फादर्स, ठीक है, दिस इज द प्लेस तक रहने दो, बाकी सारा कट कर दो और उसकी जगह पर लिख दो ऑफ आवर फोर फादर्स, सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द प्लेस ऑफ आवर फोर फादर्स। फिफ्थ है बेटा आपका द रीजन वाई ही फेल्ड इज ऑब्वियस, तो वाई ही फेल्ड को आप कट करोगे और वाई ही फेल्ड की जगह पर आप लिखोगे द रीजन ऑफ हिज फेलियर, सेंटेंस आपका क्या बनेगा, द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज ऑब्वियस, द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज ऑब्वियस, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, एडजेक्टिव क्लॉजेस का पार्ट आपका मुकम्मल होता है यहाँ पर। अब है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे पहले आपके पास आ रहा है सेकंड कंडीशनल, बेटा हम फर्स्ट कंडीशनल ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपसे ये कहा था कि आप अपनी एक पेज तैयार करो जिसके ऊपर आपका पूरा प्लानर चल रहा हो, ये वाला आपने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जिसके ऊपर लिखे हुए हों और बाकियों के लिए जगह छोड़ी हुई हो। 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास, हमने फर्स्ट कर ली थी। हमने फर्स्ट में ये देखा था कि जो इफ़ क्लॉज थी वो हम उसमें यूज़ करते थे सिंपल टेंस और जो सिंपल प्रेजेंट मीन्स टू से, और जो मेन क्लॉज थी उसमें हम यूज़ करते थे फ्यूचर टेंस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। और अब जो टाइप 2 आई है यानी सेकंड कंडीशनल, इसका क्या है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, ये देखिए। सेकंड बात तो ये कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में एक सिचुएशन ऐसी होती है जो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है, ऐसा काम होता है जो कि ना हुआ होता है और ना ही होगा, यानी आप सिंपल सेंस में कह सकते हो कि काश का वर्ड लगा हुआ होता है। 9th क्लास में ना आपके पास जो 12th चैप्टर था आई थिंक आपका 3 days to see, उसमें आपका जो लास्ट पैराग्राफ था ना उसमें राइटर ने कहा था इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि अगर मैं यूनिवर्सिटी की प्रेजिडेंट होती। अब यहाँ पर देखिए वो प्रेजिडेंट नहीं है ना थी ना ही होगी या शायद, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है, यानी कि वो सिचुएशन पास्ट में या फ्यूचर में होने के पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर रही है। तो वहाँ पर जिस तरीके से ख्वाहिश का इजहार किया गया है, इस तरह के सेंटेंसेस को आप कहते हो कि ये कंडीशनल टाइप 2 हैं, ठीक है। अच्छा, इसको तरीका क्या होता है देखने का या बनाने का या समझने का कि ये कंडीशनल टाइप 2 है या नहीं। जो इफ़ क्लॉज होगी ना, यानी सेंटेंस जिसमें इफ़ लगा हुआ होगा, उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हो रहा होगा, और जो दूसरी मेन क्लॉज होगी उसमें या वुड या कुड या माइट ये लगा हुआ होगा, और इसके साथ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है मैंने बताया हुआ है आपको कि टू के साथ जब वर्ब लगा हुआ होता है विदाउट एनी सब्जेक्ट तो उसको हम कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। मेन क्लॉज में वुड कुड माइट इन्फिनेटिव लगा होगा, इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट लगा होगा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकंड कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस की। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस सेकंड कंडीशनल की। स्टूडेंट्स, नंबर 1 सेंटेंस है आपका, इफ ही डैश यंगर
ही डैश ट्रैवल मोर। अब यहाँ पर एक वर्डिंग में आपको लिखवाऊंगी, आप कहेंगे मैम ये क्या आप कैसे ये लगा सकती हैं, ये तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है ही वर पहली में, दूसरी में आएगा माइट। इफ़ ही वर यंगर ही माइट ट्रैवल मोर। स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर वर कैसे आ गया, ही के साथ तो वॉज आता है ना, शी के साथ तो वॉज आता है, हमने यहाँ पर वर क्यों लगाया। देखें बेटा, आप अपनी अगर आपके पास अभी 9th क्लास की बुक्स हैं, आप एविडेंस देख सकते हैं वहाँ से। वहाँ पर ना आपकी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी 3 days to see वाली, उसमें ना जब उसने लिखा है, कहा है ना कि मैं काश मैं यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होती, उसने वर्डिंग पता क्या इस्तेमाल की है, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि अगर मैं यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होती है। वो काश के सेंस है ना, जब हमारे पास कोई काम ना हो सकता हो और हम काश के सेंस इस्तेमाल कर रहे हों और वो कंडीशनल सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हो और हम काश के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हों, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स को हम रिप्लेस कर देते हैं। तब हम करते हैं यहाँ पर जिस तरीके से है कि ही, इफ़ ही वॉज की जगह पर हम करेंगे इफ़ ही वर, क्योंकि वो है नहीं, वो होता तो हम करेंगे इफ़ ही वर यंगर, अगर वो यंगर होता, ही माइट ट्रैवल मोर, तो वो सफ़र कर सकता था। ठीक है, समझ आ गई आपको कि हमने क्यों यहाँ पर वर लगाया, क्योंकि यहाँ पर ख्वाहिश है। अगर कोई चीज़ अगर के सेंस में, काश के सेंस में, ख्वाहिश के सेंस में आ रही हो, तब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। तो अब आप करोगे पहले में माइट और वर और माइट, दूसरे में भी आप ऐसे ही करोगे इफ़ शी वर नॉट ऑलवेज सो लेट, अगर वो हमेशा से ही बहुत लेट ना होती, शी कुड बी प्रोमोटेड, तो उसको प्रमोट किया जा सकता था। इसके बाद आ जाएगा आपका ये थर्ड वन, इफ़ आई डैश परफेक्ट इंग्लिश, अगर मैं परफेक्ट इंग्लिश बोल सकती, आई डैश हैव अ गुड जॉब, वुड इफ़ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई वुड हैव अ गुड जॉब, तो यहाँ पर मैं अच्छी जॉब हासिल कर सकती थी। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है इफ़ शी पास्ड द एग्जाम। ठीक है, पास्ड, इफ़ शी पास्ड द एग्जाम शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी में एंटर होने के काबिल हो चुकी होती। देन है वी वुड बाय अ हाउस, हम एक घर खरीदेंगे, इफ़ वी डिसाइडेड टू स्टे हेयर, अगर हमने यहाँ पर स्टे करने का फैसला कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम में इफ़ क्लॉज पहले आई हुई थी, यहाँ पर इफ़ क्लॉज बाद में आ रही है। मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन में भी ये बात समझाई थी कि इफ़ क्लॉज ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में ही आए, वह बाद में भी आ सकती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेटा आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है यूनिट नंबर 10 की। नाउ वी हैव टू डू द इंग्लिश बी पोर्शन। ओके बच्चों, इन द इंग्लिश बी पोर्शन वी हैव टू डू द एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज ऑफ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 4 हम करेंगे। अब वी ऑलरेडी हैव डन द फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज, और ये आपको पता है कि ये आपका पेपर में सबसे पहला पार्ट होता है, यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन का जो सबसे पहला पार्ट होता है ना आपका, ये उसमें वर्ब एक्सरसाइज पूछी जाती हैं। अच्छा बच्चों, वर्ब एक्सरसाइज नंबर 4 में भी आपके 2 टेंसेज ही यूज़ हुए हैं, जैसा कि आपके पहले टेंसेज यूज़ हुए थे एक्सरसाइज नंबर 3 में, ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 4 में भी 2 टेंसेज यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर टेंस यूज़ हो रहे हैं, एक पास्ट परफेक्ट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ मेंशन इसलिए नहीं किया कि वो मैं एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। वर्बली आपको मैं बता देती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है ना, हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हाँ, अगर हमने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो तब हम डिड उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, डिड उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैड और थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैड और थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिखे हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में से। देखो इसमें 2 ब्लैंक्स आ रही हैं, जैसे एक्सरसाइज नंबर 3 में आई थी। हमने ये सीखा था एक्सरसाइज नंबर 3 में कि जब इस तरह से सेंटेंसेस आ रही होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने 2 टेंसेस को ही यूज़ करना होता है। और दोनों टेंसेस में से क्या होता है कि एक ब्लैंक में एक टेंस यूज़ होता है, दूसरी ब्लैंक में दूसरा टेंस यूज़ होता है। इसमें भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर देखो, आफ्टर यू डैश आई डैश टू स्लीप, आपके पास वोकैबुलरी वर्ड है कि यहाँ पर लीव जैसा कोई वर्ड आएगा, लीव या तो लीव की फॉर्म, और यहाँ पर गो या तो गो की फॉर्म। वर्डिंग आपके पास है, वोकैबुलरी आपके पास है, टेंस अभी हम लगा लेते हैं। हम इसको ना ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में। आफ्टर यू लीव, मैं भी लीव ही लगा रही हूँ। आई गो टू स्लीप, मैं सोने चला गया या सोने चले गई। अच्छा, तुम्हारे जाने के बाद मैं सोने चला गया,
तुम्हारे जाने के बाद मैं सोने चला गया। बात समझ आ रही है आपको? तुम्हारे जाने के बाद मैं सोने चला गया। बेटा जी मुझे आप यहाँ पर ये बताइए कि इस सेंटेंस में पहले कौन सा काम हो रहा है? तो दो काम हो रहे हैं ना, एक तुम्हारे जाने के बाद और दूसरा है मैं सोने चला गया। तो कौन सा काम पहले हुआ? आपने ये नहीं देखना है कि सेंटेंस में कौन सा काम पहले आ रहा है, आपने ये देखना है कि दोनों कामों में से पहला काम कौन सा हुआ। अब यहाँ पर है आफ्टर यू लीव, तुम्हारे जाने के बाद मैं सोने चला गया में पहले वो गया है, उसके बाद वो सोने के लिए गया है। पहले कौन सा काम हुआ है कि पहले तुम्हारे जाने के बाद पहले वो तुम गया है, यानी तुम का जो भी यहाँ पर पर्सन था तुम, वो गया है पहले, और उसके बाद आई ये जो मैं है ये सोने के लिए गया है। अच्छा, अब जो पहला काम होगा इस एक्सरसाइज में भी जो पहला काम होगा उसको आपने करना है पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। जो पहला काम होगा उसको आपने करना है पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आपने हेड लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। और जो दूसरा काम होगा आई गो टू स्लीप, मैं सोने चला गया, उसको आपने करना है पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, यानी आप उसके अंदर सिंपल सेकंड फॉर्म लगाओगे और अगर ज़रूरत हो तो डिड या तो फिर डिड नॉट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं ज़रा। आफ्टर यू डैश आई डैश टू स्लीप, हमने ये सीखा कि ये वाला पोर्शन हमारा पास्ट परफेक्ट का है। या आप बोलोगे ना जब सेंटेंसेस को, तो तमाम सेंटेंसेस जब आपके पास आए आप बोलो, उर्दू में ट्रांसलेट करो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पास्ट परफेक्ट है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में। हमारे पास ये वाला काम पहले हुआ था, आफ्टर यू डैश, यहाँ पर आना था पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है हैड और थर्ड फॉर्म। हमने इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है हैड और थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ हो रही है। यहाँ यूज़ हो रही है क्या? नहीं, तो हमने इसको कंसिडर ही नहीं करना। यहाँ यूज़ हो रही है हैड, ओ यहाँ पर हो रही है हैड लेफ्ट, हैड भी है थर्ड फॉर्म भी है, इसको हम कंसिडर करते हैं। हैड लीव, यहाँ पर हैड तो है लेकिन हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, हमें थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड थी, तो ये वाला ऑप्शन है पूरा का पूरा ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास यहाँ पर हैड लेफ्ट यहाँ भी आ रहा है, ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है। आपने ये देख लिया कि हैड लेफ्ट यहाँ पर तो पूरा हो गया। अब आपने देखना है दूसरी शर्त, आई गो टू स्लीप। दूसरी शर्त क्या थी? क्या दूसरा जो काम हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा हो, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म यूज हो रही हो। हमने यहाँ पर देखा गो, क्या गो सेकंड फॉर्म है? गो तो फर्स्ट फॉर्म है, गो वेंट गोन, पहली फॉर्म गो, दूसरी फॉर्म वेंट, तीसरी फॉर्म गोन। दूसरी फॉर्म कौन सी है? वेंट। यहाँ पर तो गो लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ वेंट लगा हुआ है। शर्तें पूरी हो गई हमारी, हैड लेफ्ट यहाँ आ गया, वेंट यहाँ आ गया, इसका मतलब ये शर्त पूरी हो रही है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये वाला सेंटेंस देखें, दे डैश देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे डैश देयर हैंड्स। अच्छा, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया, हमने वोकैबुलरी वर्ड हमारे पास है, हमने खुद से उसकी उर्दू बना ली। दे डैश देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना नाश्ता किया, आफ्टर दे वॉश देयर हैंड्स, अपने हाथ धोने के बाद। अब बताएं पहले कौन सा काम हुआ? पहले हाथ धुले, बाद में खाना खाया गया, बाद में नाश्ता हुआ, है ना। पहले उन्होंने हाथ धोए, यानी उन्होंने अपना हाथ धोने के बाद नाश्ता किया। यहाँ पर ये काम पहले हो रहा है, उन्होंने हाथ पहले धोए हैं, तो पहला काम है, पहले काम में यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी हैड थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म में से यहाँ पर देखो कौन सा वाला आ रहा है, हैड टेकन, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर टुक, ये नहीं हो सकता, टुक ये भी नहीं हो सकता, टेक ये भी नहीं हो सकता। दैट्स वेरी गुड, आपको पता है पैसे यहाँ इस और इन ऑप्शन में आपको वैसे समझ में आ गया कि यहाँ पर हैड टेकन लगा हुआ है थर्ड फॉर्म में। एनी हाउ हम दूसरी शर्त भी देख लेते हैं, ये हमारा दूसरा काम था, दो के सेंटेंस पहले आ रहा है लेकिन काम दूसरा है, तो हमने यहाँ पर देखा कि दूसरे काम में हमारे पास लगना था पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म, तो हमने इसको कर लिया वॉश्ड में, ये लगा हुआ है वॉश्ड। तो आपके पास जो सही सेंटेंस बनेगा वो ये वाला बनेगा? नहीं बनेगा, ये वाला भी सेंटेंस आपका नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा ये देखिए, यहाँ पर वॉश्ड मैंने आपको ना ये वाला जो सेंटेंस था इसको रॉन्ग करना था, ख़त्म करना था, इसको कंसिडर करना था, मिस्टेकली मैंने उधर कर दिया था। यहाँ पर हैड वॉश आना था, ये आ रहा है हैड वॉश्ड। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आनी थी, ये आ रहा है सेकंड फॉर्म टुक। तो हमने फिर इस ऑप्शन को कंसिडर करना है और ये टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, शी डैश एनीथिंग बिफोर ही डैश। शी डैश उसने कुछ ना कहा, बिफोर ही डैश उसके जाने से पहले, यानी ठीक है वो गया है
उसके जाने से पहले उसने कुछ ना कहा। तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि पहले कौन सा काम हुआ। देखो वो गया बाद में है, वो कह रहे हैं कि उसके जाने से पहले उसने कुछ ना कहा, उसके जाने से पहले। तो पहले कौन सा काम हो रहा है कि उसने कुछ ना कहा और फिर वो बाद में गया है। तो आपने ये देखना है कि कौन सा वाला आपके पास सही आ रहा है। देखो, शी हैड नॉट सेड लेफ्ट, शी डिड नॉट से लीव, शी हैड नॉट सेड लीव, डिड नॉट से लीव लेफ्ट। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट है ये लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, शी डिड नॉट से लेफ्ट, ये आपका सही ऑप्शन कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपका, ये वाला काम आपका पहले हुआ, ये काम आपका बाद में हुआ। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग से ही इसको पास्ट इंडेफिनिट में किया और इसको पास्ट परफेक्ट में किया। ठीक है, ये वाला आपका काम बाद में हुआ, ये वाला काम आपका पहले हुआ और फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग इसको पास्ट इंडेफिनिट और इसको पास्ट परफेक्ट में किया। ठीक है, 3 सेंटेंसेस मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताए हैं, बाकी के सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं आपके। एक मरतबा मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ, कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाएगी। शी लीव बिफोर द पार्टी बिगन, वो चली गई पार्टी शुरू होने से पहले। तो पहले वो गई है, पार्टी बाद में स्टार्ट हुई है, तो हैड आफ्टर बिगैन। देन है शी आस्क्ड वाई वी वॉन्ट टू लीव अर्ली, उसने पूछा कि हम क्यों जाना चाहते हैं। तो पहले हमने चाहा, हमने पहले जाना चाहा और बाद में उसने पूछा, तो बन जाएगा आस्क्ड एंड हैड वांटेड। शी आस्क्ड वाई वी हैड वांटेड टू लीव अर्ली। यहाँ पर बच्चों एक और बात भी है, सिर्फ इसी एक्सरसाइज में ही ऐसा है इस सेंटेंस को लेकर कि यहाँ पर आप हैड ना भी लगाओ तो चल सकता है, यानी दोनों जगहों पर आपका पास्ट इंडेफिनिट यूज हो सकता है। शी आस्क्ड वाई वी वांटेड टू लीव अर्ली, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन ऐसा आ जाए तो आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद है बेटा 6, आई आस्क्ड हर व्हाट प्लेसेस शी विजिट इन यूरोप। तो बन जाएगा आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट प्लेसेस शी हैड विजिटेड, क्योंकि वो पहले यूरोप को घूम चुकी है, काम वो पहले हो चुका है, तो इसलिए आप इसको हैड विजिटेड में करोगे। 7th है आपका द सन हैड नॉट राइजन बिफोर वी वर रेडी टू लीव। ठीक है, सूरज काम ये वाला हुआ है कि सूरज पहले नहीं उगा था और वो लोग निकल आए हैं, तो सन हैड नॉट राइजन बिफोर वी वर रेडी टू लीव। ठीक है, बी की जगह पर सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी वर। इसके बाद बेटा 8th सेंटेंस, आई नेवर सी स्नो बिफोर आई गो टू मरी, आई हैड नेवर सीन स्नो। पहले काम हुआ है ना कि उसने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी मरी जाने से पहले, तो बन जाएगा आपका आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर आई वेंट टू मरी। 9th सेंटेंस है बेटा आपका, ही डैश होम आफ्टर ही फिनिश हिज वर्क। तो बन जाएगा सेकंड फॉर्म पहले लगेगी, ही वेंट होम आफ्टर ही, पहले कौन सा काम किया उसने, पहले अपना काम उसने ख़त्म किया है और काम ख़त्म करने के बाद फिर वो घर गया है, तो फिर आपने जो पहले काम हुआ उसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग किया, ही वेंट होम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, पहले उसने काम खत्म किया फिर वो घर गया। लास्ट सेंटेंस है बेटा आपका, द बस स्टॉप बिफोर वी स्टेप आउट। तो पहले कौन सा काम हुआ कि पहले बस रुकी है, क्योंकि चलती बस से तो कोई नहीं उतरेगा ना, पहले बस रुकी है और फिर हम उतरे हैं, तो बनेगा द बस हैड स्टॉप, बस रुक चुकी थी, बिफोर वी स्टेप्ड आउट, इससे पहले कि हम नीचे उतरते, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टेप्ड आउट। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये है आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 4। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज अपने बुक के ऊपर ही सोल्व लाजमी करनी है। ठीक है, अपनी टीचर से चेक करवाइएगा ताकि कोई गलती बाकी ना रह जाए आपकी। अच्छा, इसके बाद ये कि आप लोगों को आज जितना भी लेक्चर बताया गया है लाजमी लिखें अपनी नोटबुक्स पर, अपनी बुक्स पर, उसको याद करें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वर्क अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।